नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी और ऊर्जा मंत्री ने किया 3 दिवसीय टिहरी वाटर स्पोर्ट्स एशियाई चैंपियनशिप का शुभारंभ। खिलाड़ियों की दी सौगात। कायाकिंग व केनोइंग प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा। नए साल पर भाजपा कर सकती है दायित्वधारियों के नामों का ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिए संकेत। कार्यकर्ताओं और नेताओं को सौंपे जाएंगे दायित्व। बनभूलपुरा में रेलवे की अतिक्रमण जमीन के सीमांकन को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों लोग। मौके पर पुलिस फोर्स को किया गया तैनात। आसपास के इलाकों को भी किया सील। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के बाद प्रशासन अलर्ट। मसूरी जाने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य है। कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। और उत्तराखंड में अगले 2 दिन हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में शीतलहर का अलर्ट। कोहरे और पाले से फिलहाल नहीं मिलेगी निजात। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील में 3 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स एशियाई चैंपियनशिप का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने शुभारंभ कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने टिहरी झील के पास इंटरनेशनल स्तर के कायाकिंग व केनोइंग प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है। उन्होंने टिहरी डैम टॉप से आवागमन का समय 1 घंटे बढ़ाने की भी बात कही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टिहरी झील नया एडवेंचर डेस्टिनेशन बन रहा है। देहरादून से टिहरी के लिए सुरंग का सर्वे भी किया जा रहा है और नई खेल नीति से खिलाड़ियों को लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नौकरी में खेल कोटा निर्धारित किया जाएगा। आपको बता दें कि टिहरी बांध की झील में टिहरी वाटर स्पोर्ट्स में अंतर्राष्ट्रीय खेलों के दौरान प्रयोग होने वाली नैलो बोट का इस्तेमाल किया जाएगा। ओलंपिक सहित सभी इंटरनेशनल खेल में इसी बोट से कायाकिंग और केनोइंग की जाती है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की नजरें दायित्व मिलने पर टिकी हुई है। भाजपा की जीत के बाद इनाम के तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलने का इंतजार है। दायित्व सौंपे जाने पर भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है। उन्होंने बताया कि दायित्व बंटवारे के लिए प्रदेश प्रभारी और सरकार के साथ एक बैठक हो चुकी है, जबकि दूसरी बैठक जल्द होनी है और दूसरी बैठक में दायित्व दिए जाने को लेकर लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद सरकार दायित्वधारियों के नाम का ऐलान करेगी। मैं कह सकता हूं कि अभी हमारा संगठन का विस्तार का काम हमने लगभग हमारा 10 जनवरी तक उसको पूर्ण कर देंगे। उसके बाद एक बैठक हो चुकी है सरकारी दायित्व के संदर्भ में। एक बैठक अभी हमारे प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी से हम लोग करनी है और मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी नए साल में हम संगठन में ऐसे कार्यकर्ता जो जिस क्षेत्र में वो निपुणता रखते हैं उस क्षेत्र में सरकार में उनका सहयोग मिले। माननीय मुख्यमंत्री अपेक्षा भी की और हमने वो सूची लगभग अब हम लोग बनाने की स्थिति में आ गए हैं। बहुत जल्दी हम सरकार को सूची उपलब्ध करा देंगे। राज्य में कांग्रेस ने अपना 138वां स्थापना दिवस मनाया। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेसियों ने पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ध्वजारोहण कर पार्टी की विचारधारा को भी साझा किया। इस मौके पर हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में देश एकजुट हुआ और भारत को आजादी मिली है, मगर आज कुछ लोगों ने देश को अपने हित के लिए बांट दिया है। 1985 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस की स्थापना से पहले देश की आज़ादी की लड़ाई टुकड़ों में थी। क्षेत्रवाद में चल रही लड़ सब रहे थे, लेकिन सुनिश्चित तरीके से एक झंडे के नीचे थे। तो 1885 के बाद सब सुनिश्चित तरीके से उसकी लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के छक्के छुटने लगे। लोगों ने कुर्बानी दी, जेलों में गए, यातनाएं सही। 1915 में आकर गांधी जी साउथ अफ्रीका में आंदोलन में थे, वहाँ से आकर देश के आंदोलन में गांधी जी ने योगदान दिया। उससे बाल गंगाधर थे, ह्यूम थे, इन सारे लोग पुराने लोग थे। उनको रंगून भेजा गया, 10 साल की सजा काट कर बाल गंगाधर तिलक जी आए थे, तो उन लोगों का बड़ा योगदान है। वहीं कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पर राजस्व चोरी करने का आरोप लगाया है। जयेंद्र ने बताया कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे ने हाल ही में बद्रीनाथ मार्ग पर जमीन खरीदी, जिसमें 27 लाख रुपए की स्टाम्प चोरी पकड़ी गई है। स्टाम्प चोरी पकड़े जाने के बाद भी प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जयेंद्र ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि वो अपने मंत्रियों की ईडी से जांच करवाए। बता दें कि कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला 2022 के विधानसभा चुनाव में ऋषिकेश से कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं।
चोरी करने के संदेश को लेकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं। वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री के स्वयं के पुत्र एक जमीन खरीदते हैं। जमीन में लगभग 27 लाख के आसपास, 25 से 27 लाख के आसपास के रेवेन्यू को चोरी करने का काम करते हैं, क्योंकि वो जिस भूमि को खरीदते हैं वो भूमि में पहले से ही निर्माण हुआ होता है, उसमें मकान बना हुआ है, जबकि वो रजिस्ट्री में ये दिखाते हैं कि वो भूमि खाली है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा क्या, और माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूँगा, क्या ईडी विपक्ष के दलों के लोगों के लिए ही है? क्या ईडी आपके मंत्रियों के लिए नहीं है, आपके मंत्री पुत्रों के लिए नहीं है? क्या ईडी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सरकार के पक्ष में नहीं है? पुरोला से भाजपा विधायक दुर्गेश लाल ने अपनी छवि खराब करने को लेकर डीजीपी अशोक कुमार से मुलाकात की है और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी बात कही, जिस पर डीजीपी अशोक कुमार ने शिकायत दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। विधायक दुर्गेश लाल का कहना है कि उनका एक लेटर पीडब्ल्यूडी विभाग उत्तरकाशी को दिया गया था, जिस पर उन्होंने लेटर पैड क्रमांक भी दर्ज किया था। उसी लेटर को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्कैन किया गया और उसी स्कैन किए गए लेटर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी भेज दिया गया, जिसमें उत्तरकाशी में अवैध निर्माण को ध्वस्त किए जाने की मांग की गई है। जब ये फर्जी लेटर मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा और उसके बाद उन्होंने विधायक से उनके लेटर का संज्ञान लेने की बात कही, तो विधायक खुद हैरान रह गए कि उन्होंने तो इस तरह का कोई पत्र नहीं भेजा था। आकम सिंह रावत का रिजॉर्ट तोड़ने पर प्रशासन एवं वन विभाग ने करोड़ों की संपत्ति तोड़कर नष्ट कर दी। उक्त प्रकरण के आपके नेतृत्व वाली सरकार ने ठंडे बस्ते में कर दिए, तत्काल उचित कार्रवाई करें। अब इससे ये दर्शाते हैं, जिस भी व्यक्ति ने इस तरीके से ये कार्रवाई करी है, ये दर्शाता है कि वहाँ का विधायक है, वो वहाँ के क्षेत्र के लोगों की, वहाँ के जनहित की चीज़ों को रोकना चाहता है। आपके खिलाफ वहाँ का जो विधायक है वो गलत काम करवाना चाहता है। तो ये बिल्कुल एक तरीके से सरासर है। जिस भी व्यक्ति ने इस तरीके से ये कुकृत्य किया है, उसकी हैंडराइटिंग मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला हूँ। मैंने कहा इस पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो, जिससे कि आने वाले समय में जिसने भी जो भी इस तरीके के कोई कुकृत्य करेगा वो कभी सोच भी ना पाए कि जिस तरीके से उन्होंने इस मामले को अंदाज दिया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की तैयारी के लिए सर्वे किया गया। इस अतिक्रमण से 4000 से ज्यादा परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का विरोध शुरू हो गया है। रेलवे द्वारा की जा रही कार्रवाई पर बनभूलपुरा के लोग शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके प्रदर्शन को कांग्रेस का समर्थन भी मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण के सीमांकन का सर्वे किया गया, मगर बुधवार की सुबह सर्वे से पहले ही लोगों का विरोध भी देखने को मिला। पुलिस प्रशासन और रेलवे की टीम सर्वे के लिए मौके पर पहुंची भी नहीं थी। उससे पहले ही कड़ाके की ठंड में सैकड़ों लोग थाने के बाहर जाकर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। विरोध बढ़ता देख पुलिस ने आसपास के इलाकों को सील भी कर दिया। वहीं बनभूलपुरा आने वाले सभी रास्तों को भी ब्लॉक किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीमांकन का काम हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू किया जा रहा है। अगर जनता विरोध करेगी तो पुलिस को सख्ती भी दिखानी पड़ेगी। उधर विरोध के बीच ही प्रशासन की टीम ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर 78 एकड़ भूमि पर किए गए पिलर बंदी का सर्वे किया। एडीएम अशोक जोशी का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें सीमांकन के साथ ही अगले 1 से 2 दिन में मुनादी और नोटिस देने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी और 1 हफ्ते बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जाना है। रेलवे विभाग ने और पूर्व में राजस्व विभाग के साथ मिलकर सीमांकन की कार्रवाई तो पहले ही हुई है,
तो इनके जो पिलर लगे हुए थे उनको आज आइडेंटिफाई किया गया और रेलवे के मैप को हमारे रेवेन्यू मैप से सिंक्रोनाइज करते हुए जो सीमाएं हैं उनका निर्धारण किया गया है और शीघ्र ही मुनादी और जो नोटिस वगैरह देने की कार्रवाई होनी है रेलवे डिपार्टमेंट ने की जानी है वो शीघ्र ही प्रारंभ करेंगे 1 या 2 दिन में और उसके 1 हफ्ते का समय देते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि हटा दिया जाए। उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं। वहीं एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि सभी जगह भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा अतिक्रमण हटाने के दौरान ड्रोन और वीडियो कैमरे से भी पूरी निगरानी की जाएगी। पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाया जाए। इसमें जितना पुलिस बल है उनको तैयारी के साथ भेजा गया है, ब्रीफ किया गया है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी लगाई गई है। ये चीज़ें तमाम, चूँकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, कहीं पे कोई शांति व्यवस्था की अपरिस्थिति उत्पन्न न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और सद्भाव बनाने के लिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी और जो रेलवे के अधिकारी हैं उनकी सुरक्षा, रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा, इन सभी का ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे की अतिक्रमण की गई भूमि को 1 सप्ताह के भीतर नोटिस देकर खाली करने के निर्देश दिए हैं। 78 एकड़ भूमि पर लगभग 4,365 घरों को तोड़कर ये अतिक्रमण हटाया जाना है, जिससे हजारों लोग प्रभावित भी होंगे, जिसकी वजह से अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के बाद उत्तराखंड सरकार सतर्क है। देहरादून में भी जिला प्रशासन की ओर से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। खासकर मसूरी में उमड़ रहे पर्यटकों के हुजूम को देखते हुए प्रशासन ने मास्क अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की गई है। नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी सोनिका ने मसूरी जाने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी का कहना है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नियमों का पालन जरूर करना होगा। क्योंकि जैसे हमारे पास गाइडलाइंस भी आई हैं भारत सरकार की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कि हम लोग सभी अभिज्ञ हैं उससे, और हम लोग मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं और डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। वही जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के मेन पहलू हैं, उन पे सभी लोग उसका ध्यान रखें, दोबारा उसको रिवाइव करने की रिवाइव कर लें और उसको फॉलो करें। यही मेरी अपील रहेगी सभी। वहीं नए साल का जश्न मनाने के लिए दूर दूर से पर्यटक उत्तराखंड आते हैं, लेकिन इस बार पर्यटक नए साल पर बर्फबारी का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। हालांकि मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने अगले 2 दिन तक ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का अंदेशा जताया है। इसके साथ ही उधम सिंह नगर और हरिद्वार में शीतलहर का कहर जारी है। इससे जल्द निजात की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने दोनों जिलों में अगले 48 घंटे के लिए शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जो बारिश और बर्फबारी की बात करें तो कल और परसों में एक पश्चिमी विक्षोभ जो वो निकल रहा है, तो 29 और 30 दिसंबर की अगर बात करें तो उसकी वजह से आप देखेंगे जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, तो इनमें तो कुछ जगहों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी वो देखने को मिल जाएगी। बर्फबारी की जहाँ तक बात है वो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनके आसपास आपको दिखेगी। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें और हिली रीजन की बात करें तो उसमें भी कहीं कहीं पर जो है हल्की बारिश और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। वहीं नए साल के जश्न को मनाने के लिए अन्य राज्यों से पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। पौड़ी के कालागढ़ टाइगर रिजर्व में भी नए साल के जश्न के लिए तैयारी कर ली गई है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों ने गेस्ट हाउस में एडवांस बुकिंग कराई है। पर्यटकों को टाइगर रिजर्व में घुमाने के लिए 12 जिप्सियां भी तैयार की गई है। हमारे यहाँ इस समय जो है कालागढ़ टाइगर रिजर्व में 12 जिप्सियाँ रजिस्टर्ड हैं। तो इस समय तो पीक पर सीजन चल रहा है और लगभग गाड़ियाँ भी फुल चल रही हैं और अगले हफ्ते तक की हमारे यहाँ बुकिंग पूरी है। वहीं नए साल के मौके पर चंपावत में नेपाल सीमा के आसपास चौकसी बढ़ा दी गई है। जिले की सड़कों पर पुलिस और एसएसबी के जवान तैनात किए गए हैं। शहर में आने वाले वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है। पुलिस के मुताबिक नए साल के मौके पर भारत के लोग बड़ी संख्या में नेपाल के कसीनों में जुआ खेलते हैं। नेपाल से मादक पदार्थों की तस्करी भारत में की जाती है, जिसे रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद है। भारत नेपाल का बॉर्डर हमेशा से ही हमारा एक खुला बॉर्डर, अच्छा संबंध रहा है, लेकिन इन खुले संबंधों, इन चीज़ को ध्यान में आड़ में को लेके भी कई अवैध एक्टिविटीज़ बीच बीच में होती रही है। उसी को चेक में रखते हुए हमने वहाँ पर एक QRT तैनात की जो समय समय पे रेगुलर बेस पे वहाँ पर चेकिंग करती है
उस दौरान करीब 7 लाख से अधिक की रकम अब तक हमने वहाँ पर अभी बरामद भी इसी 1 महीने के अंदर लगभग कर ली है। और नव वर्ष को ध्यान में रखते हुए भी चेकिंग लगभग सुदृढ़ रहेगी और ये लगभग 12 घंटे जब तक हमारा बॉर्डर खुला रहता है उस दौरान वहाँ पर लगातार रहेगी। इसके अलावा जो अनमैन्ड दूसरे रूट है, छोटे रूट जहाँ पर एसएसपी की गश्त रहती है, वहाँ भी पुलिस की पिकेट भी और गश्त रहेगी इस 3-4 दिन के दौरान में, नव वर्ष के दौरान, ताकि कोई भी अवैध एक्टिविटी होती है उसको हम रोक सकें। वहीं रुड़की में महिला अपराध को रोकने के लिए पुलिस ने स्कूली छात्रों को गोरा शक्ति ऐप के बारे में जानकारी दी है। स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं को गोरा शक्ति ऐप के इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया। साथ ही उनके मोबाइल फोन में गोरा शक्ति एप्लीकेशन डाउनलोड कराई गई। सीओ पंकज कुमार गेरोला ने बताया कि महिलाएं छात्राओं को आपातकालीन स्थिति में एप्लीकेशन में सिर्फ एक क्लिक के जरिए सहायता मिलेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। जो नारी सुरक्षा और महिलाओं, विशेषकर जो बालिकाएं हैं, उनकी सुरक्षा हेतु ये ऐप बनाया गया है। इसमें उनको सुविधा दी गई है कि उसमें यदि वो जहाँ पे भी रहेंगी वो पैनिक बटन दबाती हैं तो तत्काल उस क्षेत्र की पुलिस उनसे संपर्क करेगी, उनकी समस्या का निराकरण करेगी। उत्तराखंड शिक्षा विभाग के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल पिछले कुछ साल पहले जहां शिक्षा विभाग में लगातार छात्र संख्या के साथ बोर्ड परीक्षार्थियों का आंकड़ा साल दर साल लगातार गिरता जा रहा था, तो वहीं इस बार आंकड़े में सुधार हुआ है। इससे पूरा महकमा गदगद है। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य बनने के बाद से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तेजी से घटती छात्र संख्या में इजाफा होने से विभाग ने राहत की सांस ली। ये बढ़ोतरी कोविड महामारी के बाद सरकारी स्कूलों में देखने को मिली। इसके साथ उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षार्थियों के आंकड़े में भी इजाफा हुआ है। आंकड़े देखें तो साल 2022 में बोर्ड परीक्षाओं के आंकड़े कुछ इस तरह रहे। हाई स्कूल में 1,29,700 और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 1,13,529 छात्रों ने बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरा। लेकिन साल 2023 में हुई बोर्ड परीक्षाओं में ये आंकड़ा बढ़ा और 16,111 परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी। बोर्ड परीक्षाओं की बढ़ती तादाद के आंकड़ों से शिक्षा विभाग गदगद है, तो वहीं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर बोर्ड के सभापति आर.के. कुंवर भी बढ़ते आंकड़ों से उत्साहित दिख रहे हैं। इस वर्ष जो हमने 2022-23 की जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन हुआ है बच्चों का, तो उसमें हमने ये पाया कि जो लास्ट ईयर हाई स्कूल के बच्चे थे वो थे 1,29,700 और ये बच्चे अब बढ़कर के हो गए हैं 1,32,104। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट में हमने देखा कि 1,13,529 बच्चे पिछले साल रजिस्टर्ड थे और इस साल ये बच्चे हैं 1,27,236। इस प्रकार अगर टोटल देखें हम तो 16,111 बच्चे हमारे विद्यालयों में बढ़े हुए हैं। तो ये तो उत्साहजनक तो है ही, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का ये कहना है कि बोर्ड परीक्षार्थियों के साथ इस साल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में इजाफा हुआ है और इस साल 65,000 छात्रों की संख्या सरकारी स्कूलों में बढ़ी है। तो बोर्ड परीक्षाओं की संख्या में भी 16,000 का ग्राफ बढ़ा है, जो विभाग के लिए राहत भरा है। देखिए, निश्चित रूप से अगर आप पिछले वर्ष की तुलना करेंगे तो जो हमारी छात्र संख्या है, अगर कुल छात्र संख्या की बात करें तो 65,000 छात्र हमारे यहाँ बढ़े हैं, जो लगभग 6% है। इसी तरह से बोर्ड के परीक्षार्थी भी हमारे यहाँ लगभग 16,000 बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से अच्छी पहल है और हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि अगर लोग हमारे यहाँ एडमिशन ले रहे हैं, प्रवेश ले रहे हैं, तो उनकी जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उस पर शिक्षा विभाग पूरा खरा उतरे और हम लोग इसमें निरंतर प्रयास करें। प्रदेश के शिक्षा महकमे के लिए ये एक बेहतर संकेत है कि छात्र संख्या के साथ बोर्ड परीक्षार्थियों का आंकड़ा कोविड महामारी के बाद बढ़ा है। लेकिन अब ये विभाग को सुनिश्चित करना है कि बढ़े हुए आंकड़े हैं तो उनको बरकरार रखा जाए और इसके साथ बेहतर शिक्षा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दी जाए, ताकि छात्रों का भरोसा सरकारी स्कूलों के प्रति बढ़े। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। सीएम धामी और ऊर्जा मंत्री ने किया 3 दिवसीय टिहरी वाटर स्पोर्ट्स एशियाई चैंपियनशिप का शुभारंभ। खिलाड़ियों के दी सौगात, कायाकिंग व केनोइंग प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा। नए साल पर भाजपा कर सकती है दायित्वधारियों के नामों का ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिए संकेत, कार्यकर्ताओं और नेताओं को सौंपे जाएंगे दायित्व।
बनभूलपुरा में रेलवे की अतिक्रमण जमीन के सीमांकन को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों लोग। मौके पर पुलिस फोर्स को किया गया तैनात, आसपास के इलाकों को भी किया सील। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के बाद प्रशासन अलर्ट। मसूरी जाने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य है। कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। और उत्तराखंड में अगले 2 दिन हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में शीतलहर का अलर्ट। कोहरे और पाले से फिलहाल नहीं मिलेगी निजात।